हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी रही है। आई हैव सीन रिजल्ट्स, काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आए हुए, सो वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड जिनके रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आए हुए तो उनको चिंता करने की बात नहीं, टेस्ट सीरीज उसी के लिए रहती है सो दैट आप आपका इम्प्रूवमेंट्स कर सके और आगे के राउंड्स में। यहाँ पे वीडियो में शूट कर रहा हूँ रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज हर एक का शेड्यूल अपना अपना अलग अलग रहता है। आई एम पुटिंग वीडियो बाय सॉल्विंग स्टैटिस्टिक्स पेपर एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके साथ साथ कुछ बाहर के लोग भी हैं जिन्होंने ध्येय द टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए भी ये वीडियो काम करेगा। प्लस कोई भी सी फाउंडेशन का स्टूडेंट्स जिनको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होंगे और एडिशनल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो काम का रहेगा। एंड इसी प्रकार से आगे के राउंड्स के लिए भी वीडियो आते रहेंगे। So let us start with our portion, that is statistics, then we'll do logical reasoning. चलिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कवर हो चुके थे हमारे क्लास के डिस्कशन में। आपको पता है बहुत बार मैं वैसे ऑब्जेक्टिव्स लेते रहता हूँ कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते, तो काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो ही जाते। बट उसके अलावा भी कुछ कुछ खास एक दो क्वेश्चंस रह जाते तो वो यहाँ पे डिस्कशन में कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेरीज रहेंगी रिगार्डिंग टेस्ट पेपर, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कुछ आपके पास क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो डेफिनेटली यू हैव माय ओन नंबर, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 61 जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहता है। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का। सो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन अ सीरीज एट अ कांस्टेंट रेट द ग्राफ विल बी। अभी इंक्रीज इन अ सीरीज एट अ कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू टॉप राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल था, हर एक चीज़ को लिखने की या बड़े ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं। आप फटाफट रफ में अगर कुछ डाउट आता है तो रफ में भी कैलकुलेशंस करके फटाफट सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रफ में फटाफट सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर्स मार्क कर सकते हो। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, कौन से ग्राफ में यूज़ करते हैं, यस ओग्यूज में यूज़ करते हैं। क्योंकि ओग्यूज में क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं एंड उसके हिसाब से ओग्यूज को ड्रॉ करते हैं। वेरी गुड। 63, हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग मोड एज एन एवरेज। उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। अपन ने ये सब क्लास में देखे हुए ऑलरेडी। यहाँ पे हम क्विक आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, प्लस कोई एक आधा खास क्वेश्चन होगा जो आपको लगा होगा, वो हिसाब से मैं यहाँ पे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बना लूँगा, बट इट इज़ फॉर क्विक रिवीजन एंड डिस्कशन। ओगियोग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन की वैल्यूज मिलती है ओगियोग्राफ से। हिस्टोग्राम कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स। हिस्टोग्राम इज 2 डायमेंशनल डायग्राम and bar diagram is 1 dimensional. So the moment we say bar diagram, तो bar is 1 dimensional, histogram is 2 dimensional, इसलिए उसको यहाँ पे रेक्टेंगल बोला जाता है, ना कि बार बोला जाता है। ठीक है, देन 66, the arithmetic mean of 15 observation is 9 and the arithmetic mean of first 9 observation is 11, then the arithmetic mean of remaining observation। अब इसको अपन अच्छे से कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, AM of 15 observations, 15 observation is 9। ठीक है, therefore summation x for this 15 observation कितना होगा, 15 into 9। ठीक है, तो हो जाएगा 135। देन आगे बोला गया है तो सीधे सीधे इसका समेशन एक्स कितना आएगा, 9 इंटू 11 दैट इज 99। तो रिमेनिंग समेशन एक्स जो है इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 135 माइनस 99, वो आ जाएगा 36, दैट इज समेशन एक्स ऑफ रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशंस। देयरफॉर दिस एक्स बार फॉर 6 ऑब्जर्वेशन या अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 6 ऑब्जर्वेशंस इज 36 डिवाइड बाय 6 दैट इज 6। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है सभी को, पक्का।
वैसे हम ये कैलकुलेटर भी कर सकते हैं फास्ट तरीके से, बट आपको समझने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया बी। आगे क्वेश्चन नंबर 67, इन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन आर 12 एंड 18, द वैल्यू ऑफ मोड इज, तो हमको पता है, क्या पता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देते, 3 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 12, तो उसकी वैल्यू आ जाएंगी 30। डी आंसर। ठीक है, फटाफट आप कैलकुलेटर पे वैसे कर सकते, आपको एक्सप्लेन करना इसलिए यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज, इट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट आइटम आफ्टर अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो अपने मीडियन की डेफिनेशन है। देन 69, इसके लिए हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ मीडियन। अब डेटा पहले देख लो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है क्या है, तो हम निकाल सकते, नॉर्मल फॉर्मूला लगा के हम उसकी मीडियन की वैल्यू निकाल सकते। तो कितनी आ रही है, वो 4 आएगी। तो भी हम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले सीरीज कौन सी है ये हमको पता होना चाहिए, तो सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 9 10 14 12 8। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमको लगेगा कितना हो जाएगा, 15 25, ये 20 हो जाता है, तो 45 45 प्लस 14 45 प्लस 10 55 प्लस 4 59। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आ गया 59। ठीक है, देन वैल्यू उस मीडियन निकालना है हमको, तो फॉर डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। तो यहाँ पे आपका हो गया n कितना हो गया 59, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ 59 प्लस 1/2th आइटम। सो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ 30th आइटम। अब 30th आइटम कहाँ पे लाया करते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, हो गया 6 15 25 और ये हो गया 39। उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब भी क्या होता है, अपन जब मीडियन पढ़ा तब अपन अच्छे से उसको डिस्कस किया था। इसका मतलब भी क्या होता है, 26th आइटम से लेके 39th आइटम तक के जितने भी आइटम्स हैं उन सब की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी आती 4, तो हमारे ऑप्शन में होगा वहाँ पे 4, तो इसको बस 4 टिक कर लो। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट सभी लोगों को समझना चाहिए इसलिए मैं इसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप शॉर्ट इसमें भी कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा तो कुछ लोगों को समझेंगे नहीं क्या हो रहा है करके। अपने सारे मेथड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रॉपरली लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोला है फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, द कर्व इज बेल शेप कर्व वेयर स्क्यूनेस इज 0। तो उसके लिए मीन मीडियन मोड ऑल थ्री कोइंसाइड, यानी मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, ठीक है। देन 71, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर there is no point in common that the events A and B are mutually exclusive, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। देन गिवन दैट, अभी क्वेश्चन नंबर 72, अब क्वेश्चन नंबर 72 को कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं उन्होंने बोला है, या वो आप नॉर्मल कैलकुलेशंस कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के केपीसीसी का, बट स्कैटर डायग्राम से भी अगर बहुत फास्ट करना है तो हम स्कैटर डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे खाली पॉजिटिव है क्या, या जीरो या नेगेटिव है, और हमको स्कैटर डायग्राम से डायरेक्शन फटाक से पता चलता है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, लेकिन स्कैटर डायग्राम से हमको मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है। वैसे भी यहाँ पे ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली आप रफ में एक डायग्राम निकाल सकते हो एंड यू गेट द सेंस कि वेदर द क्वेश्चन इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 4 क्वाड्रेंट्स, बिकॉज x हैविंग सम नेगेटिव वैल्यूज, x हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यूज एंड y हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज, तो उसको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड पॉइंट्स को प्लॉटिंग कर लेते हैं,
वैल्यूज़ के हिसाब से, यानी जब x व्हेन जब x इज -3 तो y इज 9, तो यहाँ पे प्लॉट कर लिया। व्हेन x इज -3/2 तो y इज 9/4, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसके अब से हमने आगे पॉइंट्स प्लॉट कर लिया, 0 भी आया हुआ है। देन व्हेन x इज 3/2 y इज 9/4 एंड व्हेन x इज 3 y इज 9, ठीक है। तो इसको हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, और अगर आगे कर्व जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा विच इज कर्विलिनियर, ना ही इसमें पॉइंट्स गोइंग फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट और टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, तो सिंपली दिस इज 0, यहाँ पे जो कोरिलेशन आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग KPCC फॉर्मूला, बट उसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा प्लस डायरेक्शन भी मिलेगी, बट दैट विल बी लॉन्ग वे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव पूछा गया है। तो वी कैन सिंपली यूज स्कैटर डायग्राम मेथड, फटाक से रफ में पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 72 का आंसर हो गया बी 0, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 73, क्या बोला गया है? इफ वैरिएंस इज 100 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन एज 20%, देन हमको फाइंड आउट करना है x बार। अब आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे वैरिएंस दिया है, दैट मीन्स सिग्मा कितना होगा? सिग्मा रहेगा 10 अंडर रूट ऑफ वैरिएंस इज सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 20 इक्वल्स टू 10 अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 10/20 इंटू 100, तो आ जाएगा 50। तो इसका आंसर आ गया 50, डी आंसर आ गया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4 देन Q3/Q1, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। नाउ दिस इज गिवन एज 1/4, तो 1/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 4Q3 माइनस 4Q1, ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा इसको, तो 4Q3 माइनस 4Q1, यानी क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4Q1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5Q1 इक्वल्स टू 3Q3, देयरफॉर Q3 बाय Q1 क्या हो जाएगा? 5/3, तो आंसर इज 5/3, दैट्स इट। सिंपल है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो 73 का आंसर दिया हुआ है हमने अभी जो निकाला डी, एंड 74 का आंसर है ए 5/3। नाउ 75, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या दिया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ मीन डेविएशन इनटू क्वार्टाइल डेविएशन। अब यू नो दैट मीन डेविएशन is equals to 4/5 standard deviation and quartile deviation is equals to 3/2, sorry 2/3 standard deviation, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अगर, तो क्या हो जाएगा? 4/5 सिग्मा इंटू 2/3 सिग्मा, तो ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/15 वैरिएंस, ठीक है। ये आ जाएगा 8/15 वैरिएंस, देयरफॉर वैरिएंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15/8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 15/8, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। क्लियर है? सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, standard deviation of first 5 consecutive natural numbers. Do you know that SD of first n natural numbers क्या है? वो अंडर रूट ऑफ n² माइनस 1/12, ये प्रॉपर्टी उसकी। अभी हमको चाहिए
फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला को हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। तो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 24, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 बाय 12 दैट इज √2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इतना भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करो इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज वैसे ही शॉर्ट में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया है, उसमें क्या दिया गया है, द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ 6 नंबर्स गिवन एज 15, 8, 36, 40, 38, 41 इज इक्वल्स टू, इसका क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल्स टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाय 2। इसको क्या बोला जाता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी यहाँ पे कभी भी हमको पता है क्वार्टाइल्स निकालना है या पार्टीशन वैल्यूज निकालना है, तो उसके लिए डेटा मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर डालते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज आ जाएंगी 8, 15, देन 36, देन 40, 38 है ना बाबू, ध्यान दो, 38, फिर 40 एंड 41। ठीक है ना, कौन सी वैल्यूज है, 8, 15, 36, 38, 40 एंड 41। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल पहले 3 निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल 3 निकालना पड़ेगा। तो सीरीज कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल के लिए एक ही फॉर्मूला है क्वार्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 या 3 इंटू एन प्लस 1, वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 4th आइटम। बिकॉज क्वार्टाइल्स है तो डिवाइड्स डेटा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और Q3 चाहिए इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे n कितना है, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ 3 इंटू 6 प्लस 1 7 बाय 4th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 4, 5.25 आइटम। और 5.25 आइटम का मतलब ही क्या होता है कि 5th आइटम की वैल्यू पूरी, इसका मतलब ही क्या होता है, 5th आइटम की वैल्यू पूरी प्लस 0.25 ऑफ 6th माइनस 5th आइटम, 0.25 ऑफ 6 माइनस 5th आइटम। ठीक है, तो वैसा कर लेंगे अपन। तो 5th आइटम की वैल्यू क्या है 40 प्लस 0.25 ऑफ 6th आइटम है 41 माइनस 5th आइटम 40, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारी क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ गई 40.25। ठीक है, उसी प्रकार से हमको क्वार्टाइल 1 भी निकालना है, तो क्वार्टाइल 1 भी निकाल लेते। तो क्वार्टाइल 1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्वार्टाइल 1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 4th आइटम। इफ यू रिमेंबर क्वार्टाइल्स जो पार्टीशन वाले रहते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स, उनका इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1 6 प्लस 1 दैट इज 7 बाय 4th आइटम। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 7 बाय 4th आइटम। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 4 दैट इज वैल्यू ऑफ 1.75 आइटम, वैल्यू ऑफ 1.75 आइटम। अब वैल्यू ऑफ 1.75 आइटम का मतलब क्या है कि फर्स्ट आइटम की वैल्यू पूरी दैट इज 8 प्लस 0.75 ऑफ सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, बिकॉज डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए सेकंड आइटम पहले लेंगे, बाद में फर्स्ट आइटम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 0.75 ऑफ सेकंड आइटम क्या है 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 दैट इज 7, 7 इंटू 0.75 तो आ जाता है 5.25, तो 8 प्लस 5.25, तो फाइनली क्वार्टाइल 1 का आंसर आ गया 13.25। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, तो इसको अपन अपने फॉर्मूला में डाल देते, क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में डाल देते। तो डेस Q3 की वैल्यू आ गई 40.25 माइनस Q1 की वैल्यू आ गई 13.25 अपॉन 2, कर लीजिएगा डिवाइड बाय 2, तो आता है 13.5।
सो आंसर इज सी 13.5। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियस बात है फटाफट ये कैलकुलेशंस कर लेंगे, आई नो दैट, बट अगेन आई एम सेइंग आई नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पर्सन हियर, सो दैट इज आई एम सॉल्विंग इट इन डिटेल, ठीक है ना। अदरवाइज इतना डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आई एम हियर डिस्कसिंग क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन डू सम शॉर्टकट्स हियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नहीं तो आप बोलोगे कि सर शॉर्टकट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने क्लास में डिस्कस किए हुए, पर यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करने के हिसाब से डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे केयरफुल देखोगे, लेट अस जूम दैट, केयरफुली आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा दिया गया है एक्स एंड वाई, एंड आपको बोला गया है फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दिया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा रैंक कोरिलेशन में, खास करके रिपीटेड रैंक कोरिलेशन, आई मीन टू से कि जैसे यहाँ पे रैंकिंग जो है रिपीटेड आ रही है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक्स के लिए, एक्स के केस में 15 ये रिपीटेड रैंक्स आया हुआ है, वाई के केस में 16 ये रिपीट आया हुआ है, देन 18 ये रिपीट आया हुआ है। तो उसमें रिपीटेड रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधा रिपीटेड रैंक कोरिलेशन का ही फॉर्मूला बोला गया है। रैंक कोरिलेशन फॉर रिपीटेड रैंक्स आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट समेशन डी स्क्वेयर प्लस समेशन m इंटू एम स्क्वेयर माइनस 1 बाई 12 अपॉन n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। तो अपन ने हमेशा यहाँ पे m क्यूब माइनस m लिखा हुआ है, उसकी जगह यहाँ पे दिया हुआ है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ पे अपन नीचे n क्यूब माइनस n लिखते हैं तो उसकी जगह n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब केयरफुली देखोगे तो पहले इसमें d क्यूब आया हुआ है, ठीक है, पहले ऑप्शन में d क्यूब दिया है, यहीं पे फॉर्मूला गलत हो गया। देन यहाँ पे सेकंड इसमें भी d क्यूब आया हुआ है, यहाँ पे भी फॉर्मूला गलत हुआ। सी ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 12 अपॉन, ये ऐसा नहीं है, ये पूरे को अपॉन एन क्यूब माइनस एन या एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे इसको 12 को ही किया है इसलिए फॉर्मूला गलत। एंड फोर्थ इसमें सभी कुछ राइट है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जहाँ पे रिपीटेड रैंक कोरिलेशन का आपने फॉर्मूला छोड़ दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया, कैलकुलेशन करना पूछा ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको करेक्ट पता है कि नहीं वो आपको टेस्टिंग कर ली, प्लस टेबल बराबर पढ़ते आता कि नहीं, जो भी गिवन डेटा दिया हुआ है इसमें रिपीटेड रैंक से, उसके चलते यहाँ पे रिपीटेड रैंक्स का फॉर्मूला यूज होगा वो भी आपको दिया हुआ है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्मूला देंगे, नॉर्मल रैंक्स विदाउट रिपीटेड रैंक्स का, दैट इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और फिर बाकी रिपीटेड रैंक्स का दे, ऐसा भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि यहाँ पे सभी रिपीटेड रैंक्स के फॉर्मूले दिए हुए, कुछ गलत दिए हुए और एक ही सही फॉर्मूला दिया हुआ है, बट ऐसा भी पूछ सकते हैं एक नॉर्मल फॉर्मूला और बाकी रिपीटेड रैंक्स का फॉर्मूला दे, और आपका ध्यान ही ना रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज रिपीटेड दी हुई है, तो हिसाब से आपको ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 बोला गया फाइंड probable error if r is given as 2 by root 10 and n is given as 36, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो p of r how we find it, that is equals to 0.6745 into SE of r, ठीक है ना, जानबूझ के मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड हाउ वी फाइंड आउट SE of r, that is 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। SE of r क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ r, ठीक है ना। तो यहीं पे यहाँ पे रिप्लेस कर देते 0.6145 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते 0.6745 इंटू 1 माइनस 4/10 लिखूँ डायरेक्टली चलेगा, आर स्क्वायर, आर इज गिवन एज 2 बाई रूट 10, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/10 अपॉन रूट n, तो n इज गिवन एज 36, उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है 0.06745, दैट इज ऑप्शन बी। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.06745। सिंपल है, प्रोबेबल एरर के ऊपर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इफ द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ y on x is given by y equals to x plus 2
एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, इसका मतलब ही आर है, वो दिया है पॉजिटिव 0.5, फालतू डरने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर इज गिवन एज पॉजिटिव 0.5। देन वैरिएंस ऑफ y अपॉन वैरिएंस ऑफ x क्या होगा वो हमको पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम जब नॉर्मली अपना इक्वेशन क्या रहता है y ऑन x, उसका इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू x प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, देयरफॉर यहाँ पे बी वाई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 1, x के कोएफिशिएंट में क्या है 1 है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 1। अभी हमको बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x दैट इज बी वाई एक्स इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x। क्लियर है सभी को, याद है y ऑन x तो स्टैंडर्ड ऑफ y ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ x नीचे, ठीक है ना। अब जो दिया है वो पुट करते हैं, 1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसका वैरिएंस चाहिए, सो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/0.5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो हो जाएगा वैरिएंस ऑफ y अपॉन वैरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 1/0.25, तो 1/0.25 वो हो जाएगा 4, 1/0.25 हो जाएगा 4, तो आंसर इज सी, दैट्स इट। सिंपल है ना। तो सब कंसेप्ट बेस्ड ही रहते हैं, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसको चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया हो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या, हमने हमारे ये इक्वेशन के फॉर्म में ला लिया तो हमको पता चल जाता है कि बी वाई एक्स क्या रहेगा, ठीक है ना। कुछ दिया नहीं, 1 मल्टीपल में है, तो बी वाई एक्स के लिए क्या है यहाँ पे 1, एंड बी वाई एक्स दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x कैसे निकालते हैं, r इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x, बिकॉज y ऑन x है, ठीक है। तो ये तो बहुत बार किया हुआ है, बहुत बार फॉर्मूले की रिवीजन भी की हुई है, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला गया है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, उसका अंडर रूट लेंगे तो व्हाट वी गेट, इट इक्वल्स टू आर, हमको क्या क्या मिलता है वैल्यू, आर की वैल्यू मिलती है, तो इट इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड हेड ऑकर्स अल्टरनेटिवली, यानी हेड टेल या टेल हेड अल्टरनेटिवली आने की क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक कॉइन 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो अल्टरनेटली आना चाहिए टेल या हेड, तो सपोज हेड आएगा तो टेल, बाद में टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा, ठीक है। ये हो गया 5 टाइम्स, लेकिन हमेशा पहला हेड आएगा क्या, और ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि पहले टेल आए, फिर बाद में हेड आए, फिर बाद में टेल आए, फिर बाद में हेड आए, फिर बाद में टेल आए। अब ये हम एक कॉइन 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी रहती है 1/2, टेल आने की प्रॉपर्टी 1/2, अगेन हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2, टेल आने की प्रॉपर्टी 1/2, हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2, ये हम टॉस कर रहे एक साथ, तो यहाँ पे एंड ले रहे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/32, अल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल आने की प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/32। लेकिन ऐसा भी हो सकता है टेल हेड टेल हेड टेल हेड, टेल आने की प्रॉपर्टी 1/2, हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2, टेल आने की प्रॉपर्टी 1/2, हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2, टेल आने की प्रॉपर्टी 1/2, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका कितना आ जाएगा अगेन 1/32, एंड दिस इज और, कंडीशन क्या है और, आइदर हेड टेल हेड हो सकता है, नहीं तो टेल हेड टेल हो सकता है, तो दिस इज एन और, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएंगी 2/32, नॉट 2/64, 2/32, दैट इज नथिंग बट 1/16, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1/16। सिंपल है, क्लियर है, ओके आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज इक्वल्स टू वैरिएंस। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल्स टू वैरिएंस, बिकॉज पॉइसन में मीन किससे डिनोट करते हैं एम से, एंड वैरिएंस भी एम ही बोलता है, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन होगा तो रूट एम, अंडर रूट ऑफ एम, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 83 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 84, चलिए करते इसको।
इफ मीन एंड वरायंस आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली इन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोला नहीं गया तो हम विल कंसिडर इट एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है, मीन होता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन इंटू पी, तो दैट इज गिवन एज 5, एंड वरायंस होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, दैट इज गिवन एज 3, ठीक है। अब वरायंस है एन पी क्यू, दैट इज गिवन एज 3, एंड मीन दिया है 5, ठीक है। तो ये एन पी की जगह 5 की वैल्यू लो तो 5 क्यू इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू हो गया 3/5। अब क्यू इक्वल्स टू 3/5 है तो पी क्या होगा 2/5। तो पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है, क्यू बड़ा है, पी छोटा है, तो पी इज स्मॉलर देन क्यू, दैट्स इट। बिकॉज वी नो दैट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, P for probability of success, Q for probability of failures, and P plus Q equals to 1, तो Q 3/5 है तो P क्या हो जाएगा 2/5, तो P is smaller than Q, that's it। तो आंसर क्या हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आउट ऑफ नंबर्स 1 to 120 1 is selected at random, what is the probability that it is divisible by 8 और 10। कि कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करें फ्रॉम 1 to 20, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 10। अभी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 क्या होगा, 120 डिवाइड बाय 8 करो, 120 डिवाइड बाय 8 तो हो जाएगा 15/120 उसकी प्रॉपर्टी, प्लस 8 और 10 बोला है ना, तो 10 से डिविजल करने में कितना हो जाएगा 12/120। लेकिन 8 और 10 दोनों मिलके भी डिविजल हो सकते हैं, ऐसे कुछ नंबर से जिसको 8 से भी जा सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। कौन से ऐसे नंबर है, 40 है जिसको 8 एंड 10 से डिवाइड होता है, देन 80 है उसको 8 एंड 10 से डिवाइड हो सकता है, देन 120 है जिसको 8 एंड 10 से डिवाइड हो सकता है। तो ये कॉमन नंबर्स है जिसमें 8 एंड 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, -3/120। तो कितना आ जाएगा 15 + 12 दैट इज 27 -3 दैट इज 24/120, 24/120 दैट इज नथिंग बट 0.2। तो 85 का आंसर क्या है बी है, 85 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर है सभी को, तो सिंपल ही तो है, अपन ने ये पहले किया भी ऐसा काफ़ी, तो कोई खास बात नहीं उसमें। देन 86, द अनसिस्टमेटिक सीक्वेंस विच फॉलोज इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज नॉइज। यहाँ पे क्या बोला, अनसिस्टमेटिक सीक्वेंस विच फॉलोज इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न नहीं है, क्या है इरेगुलर पैटर्न है, दैट इज नथिंग बट नॉइज, ठीक है। तो उसका आंसर हो गया ए। देन 87, when y is greater than or equals to x, then the mathematical expectation is, that is expected value of x will be less than or equals to expected value of x, expected value of y। b आंसर हो जाएगा, expected value of x can be less than or equals to expected value of y, because here y is greater than or equals to x है, तो उसका mathematical expectation हो जाएगा b, ठीक है। then question number 88, the prices and quantities of 3 commodities in a base and current years are as follows। 3 कम्युनिटीज दिए, अब कम्युनिटी के नेम नहीं दिए, सपोज आप मान लेते ए बी सी, ठीक है, 3 कम्युनिटी के नेम दिए, उसके प्राइजेस एंड क्वांटिटी दी है बेस ईयर एंड करंट ईयर, तो उसका लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो लास्ट पीरियड का फॉर्मूला क्या है, लास्ट पीरियड ने क्या बोला था कि हमारा सबसे पहले बेसिक वेटेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू इंटू 100 क्यों करते, बिकॉज वी वॉन्ट इंडेक्स इन परसेंटेज। अभी लास्ट पीरियड आपने क्या बोला था, W शुड बी टेकन एज क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर, तो लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है वेटेड प्राइस इंडेक्स का बेसिक वाला, तो पे लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100, ये लास्ट पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, जो अपन ने काफ़ी बार रिवाइज किए हुए, ठीक है। आई होप सभी को फॉर्मूले प्रॉपर्टी अभी तो बाय हार्ट लर्न ही हो गए होंगे। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते समय जीटी फंक्शन यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालोगे, P1 इंटू Q0 करो उसका समेशन निकालिए, P0 इंटू Q0 उसका समेशन निकालिए, तो यहाँ पे समेशन P1 इंटू Q0 आ जाता है 600, ये P1 इंटू Q0 जीटी फंक्शन निकाल के 600 आता है, देन P0 इंटू Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड जीटी करो तो आता है 560, वो आता है 560 इंटू 100,
तो दैट कम्स 600 डिवाइड बाय 560% दबा दो तो आ जाता है 107.14। तो ऑप्शन बी एकदम रेगुलर प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल है। देखिए पेपर में सभी क्वेश्चंस टफ नहीं रहेंगे, कुछ कुछ बहुत ही नॉर्मल और रेगुलर प्रॉब्लम रहेंगे, एक हाथ दो टफ रहेंगे, दैट्स इट। और ऐसा जनरली एक भी क्वेश्चन नहीं रहता कि जो आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि भाई इसको कभी किया नहीं है, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं आपको। अपन इतनी सारी प्रैक्टिस की है, तो नियर अबाउट मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि सभी बच्चे अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट हुए सी फाउंडेशन के, सभी ने बोला कि सर स्टैट्स बहुत ही चिल्लर था और एकदम बढ़िया गया करके, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वी टेक प्रॉपर प्रैक्टिस, तो उसके चलते कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। ठीक है, आगे 89, द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन ईयर 2015 and 18 were 97.5 and 115 respectively. The salary of a worker in 2015 was 19,500. How much additional salary was required for him in 2018 to maintain the same standard of living as in 2015? ये standard होना चाहिए, same standard of living as in 2015। तो सिंपल ही तो है ये। तो क्या दिया है, ईयर 2015 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको हम CLI बोलते शॉर्ट में, 97.5 था। ईयर 2018 में वो हो गया 115। द सैलरी ऑफ वर्कर वॉज 2015 इन इज द सैलरी ऑफ वर्कर इन 2015 वॉज 19,500। ठीक है, तो 2018 में कितना एडिशनल सैलरी मिलना चाहिए टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ 2015? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 19,500 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 115। तो हमको ये मिलेगा टोटल सैलरी कितना मिलना चाहिए, 19,500 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 115। तो दिस आगे टोटल सैलरी, उसको टोटल सैलरी इतना मिलना चाहिए। तो हमको पूछा गया एडिशनल सैलरी कितनी चाहिए, तो 23,000 टोटल हो गया, माइनस 19,500 करिए तो उसको आ जाएगा एडिशनल सैलरी, वो आ जाएगा 3,500। 3,500 उसको एडिशनल सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, 89 का आंसर हो गया सी। डायरेक्टली आप ये भी परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, मुझे सबको एक्सप्लेन करने के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिख दिया और कुछ नहीं। डायरेक्टली इतना भी कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म किया, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे 90, विच इज़ कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। सो लास्टपेरी पास्चे फिशर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। 91, ट्रेंड इन सेमी एवरेज इज लीनियर। Then 92, the most commonly used mathematical method for finding secular trend is least square method। जो अपन ने रिग्रेशन के इक्वेशंस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, इज कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। 93, इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड देन वी ड्रॉप मिडिल वैल्यू। चाहे मिडिल मंथ है या मिडिल ईयर आता है तो हम उसको ड्रॉप करते थे। अगर ऑड नंबर में तो मिडिल वैल्यू को हम ड्रॉप करते एंड फिर बाकी दो पार्ट को इक्वल इसमें डिवाइड करते और फिर आगे कैलकुलेशंस करते। बहुत बार किया, आपको ध्यान में आ गया होगा। 94, if each observation of raw data whose variance is sigma square is multiplied by lambda then the variance of the new set is। तो चलिए उसको करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब क्या दिया यहाँ पे कि variance ही स्टैंडर्ड का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, सिग्मा ही होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो स्टैंडर्ड भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट इज, तो इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर, दैट्स इट। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, 94 का बी। क्लियर है सभी को, क्योंकि एवरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल यानी क्या होता है, एडिशन
नहीं, गलत। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय कांस्टेंट नंबर। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय कांस्टेंट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 विच सेट फंक्शन डिफाइंस प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन एस गिवन एस ए बी सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो कभी भी पी ऑफ एस इज 1, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये ऑप्शन में दिया है पी ऑफ ए इज गिवन एस पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इक्वल टू 0 है, दोनों की प्रॉपर्टी 0 है, पी ऑफ एंड पी ऑफ बी की प्रॉपर्टी 0 है एंड पी ऑफ सी की 1 है। तो इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल स्पेस 1 आ जाएगा, तो ये भी सही है। देन भी ऑप्शन में दिया है पी ऑफ ए इज 1/3, पी ऑफ बी इज 0 एंड पी ऑफ सी इज 2/3। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इसकी टोटल क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएगी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन आ जाएगा 95 में, बोथ ए एंड बी, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल स्पेस ऑलवेज कम्स 1। ठीक है, सैंपल स्पेस यानी क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम, तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा 1 ही आती है। आगे 96 द प्रॉपर्टी बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 implies that bxy less than 1 is known as magnitude property because it's stating about magnitude. Then 97 the product of regression coefficient always lies between 0 and 1 because the product of regression coefficient gives r square and r square always lies between 0 and 1. If x and y 98 if x and y are independent variables then covariance between x and y 0 because r जो आएगा वो 0 आएगा, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन क्या आएगा? 0, और तो कोवरेंस डेफिनेटली 0 ही रहेगा। ठीक है, देन 99 इफ ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ देयर जॉइंट ऑकरेंस इज इक्वल्स टू, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है द प्रॉपर्टी ऑफ देयर जॉइंट ऑकरेंस कि तीनों एक साथ होंगे, तीनों साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ कब होंगे? तो प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट ऑकरेंस है ना प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा? और इंडिपेंडेंट है तो दैट इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ सी। when the events are independent then probability of A intersection B intersection C equals to probability of A into probability of B into probability of C. That's it. 100 the additive model of time series is option A. That's it. अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऐसे देख के आंसर आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ, कोई यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस रहता है, तो उतना तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट हर एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट रहेगा ऐसा नहीं ये रहेगा। आई होप आपको पेपर काफ़ी इजी लगा होगा। उसके बाद भी मैंने हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है जानबूझ के, सो दैट किसी के कुछ भी क्वेरीज या डाउट रहेंगे या बाहर से जो लोग जुड़े हुए हैं देयर टेस्ट सीरीज को, तो उनके लिए भी ये सिंपल हो जाए। ठीक है, आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस हम डालते रहेंगे। चलिए लॉजिकल रीजनिंग पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैट्स का हो गया पूरा पार्ट, अभी एलआर लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अब इसमें कुछ नहीं, देख के ही पता चलता, ये 8 से बढ़ रहा है और ये 8 से कम हो रहा है, फिर ये 8 से कम हो रहा है, तो नेक्स्ट बढ़ने वाला नंबर चाहिए। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा? 31, तो आंसर हो गया 31, सिंपल। देन आगे ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऑड नंबर के स्क्वायर है, ये 5 × 2 13 × 2, ये 8 × 2 जो ऑड हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, रॉन्ग नंबर वो है। देन 43 फाइंड द रॉन्ग टर्म, ये CBDONPUTVIJH, तो सपोज अपन ऐसे नॉर्मल इसमें लिखते तो BCD, तो C इधर आ गया, B इधर आ गया, D ऐसा ही है। NOP, तो O इधर आ गया, N आ गया, P इधर ही है। ठीक है, देन TUV, तो ये इंटरचेंज होंगे, V वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है? HIJ होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये और यानी रॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, देन ये तो बहुत ही सिंपल है। लव इज कोडेड एज 5782, जॉकी इज कोडेड एज 371429, तो कीलॉग इज कोडेड एज, तो के किसको डिनोट करता है? यहाँ पे लिख दो 371429, लव इज कोडेड एज 578982,
बस वो नंबर यहाँ पे डाल दो। तो के को 9 अलॉट किया गया है, ई को 2, वाई को के को 4 दिया गया है, सॉरी के को 4 दिया गया है, ई को 2 दिया गया है, वाई को 9 दिया गया है। देन एल को अलॉट किया गया नंबर 5, ओ को अलॉट किया गया है 7, सी को अलॉट किया गया है 1 एंड के को अलॉट किया गया है 4। तो 4 to 9 5 7 1 4, 4 to 9 5 7 5 7 1 4, ए ऑप्शन आ जाता है 44 का, ए ऑप्शन करेक्ट। देन इफ लव इज कोडेड एज ELOV, यानी लास्ट को फर्स्ट में ले लिया, फर्स्ट को सेकंड में डाल दिया और OV ऐसे कर दिया, तो ईयर इज कोडेड एज AR, ईयर इज कोडेड एज 45, ये नहीं होगा 45 का C, RYEA, दैट्स इट, 45 का C आ जाएगा। देन चूज आउट द ऑड वन। अब यहाँ पे देख के अपन ने नियर अबाउट 60 to 70 प्रकार के अलग अलग वेरिएशंस देखे हैं, अगर आपको याद होगा आपने नोट्स में ध्यान से देखा होगा तो 3 या 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 एंड ये ऑड वन हो जाता है, तो 285 ये ऑड वन हो गया। देन 47 डायग्राम निकालना पड़ेगा छोटी सी। चलिए क्या बोला गया है, राम स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये उसका हाउस है, यहाँ से वो वेस्ट के साइड में गया 3 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा हम प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे। देन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो अब यहाँ से उसने राइट लिया, नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट साइड, तो वहाँ से वो राइट लेंगे ना, ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड में वो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। देन आगे टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही इज टेकिंग लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएगा ना अगेन वेस्ट साइड जाएगा, कितना 3 किलोमीटर, तो प्रोपोर्शनेटली उतना निकालेंगे अपन 3 किलोमीटर, ठीक है। देन फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 2 किलोमीटर, नाउ हैज टेकन एज लेफ्ट, तो वो अभी साउथ साइड जाएगा एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। तो आगे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में इज फेसिंग, तो ये तो साउथ डायरेक्शन की तरफ वो फेस करके है, तो ऑप्शन बी। ऐसे कितने सारे किए, इसमें काफ़ी वेरिएशन भी देखे अपन ने, सिंपल ही तो है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 48, इफ गणेश स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड पॉइंट। तो अब अगर हम नॉर्मली खड़े रहते हैं साउथ की तरफ फेस करके, तो हमारा राइट हैंड आता है वेस्ट साइड में, और उसने ही स्टैंडिंग ऑन हिज हेड एंड फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट, राइट हैंड का कौन सी तरफ आएगा, ईस्ट तरफ आ जाएगा, दैट्स इट, तो इतना सिंपल आंसर है, ईस्ट हो जाएगा। 49, इफ आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अगर राइट हैंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साउथ की तरफ जाएगा, ऑब्वियस बात है, और नॉर्थ की तरफ अगर राइट हैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट की तरफ, तो बैक कौन से साइड जाएगा, ईस्ट की तरफ, तो 49 का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। एग्जाम हॉल पे खड़े होकर करना मत, वैसे ही ध्यान में आ जाता है, ठीक है ना, नहीं तो खड़े होकर कर लेंगे पीटी चालू, गड़बड़ हो जाएगा। 50th, चलिए करना पड़ेगा, इसको करते हैं। देखिए 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में 4 बच्चे बैठे, अब अनलेस अदर स्पेसिफाइड व्हाट वी कंसीडर इट, दे आर फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ साइड, समझ रहे, अनलेस अदर स्पेसिफाइड व्हाट वी कंसीडर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, अपन ने प्रैक्टिस करते समय देखा है। A is occupying seat next to B but not to C, तो A is occupying seat next to B but not to C, तो इधर B है इधर A होगा, या A is occupying seat next to B not to C, ठीक है, A इधर B इधर। If C is not sitting next to D, if C is not sitting next to D, who is occupying seat next adjacent to D,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट टू सी, तो सी के बाजू में नहीं है ए, यानी सी डेफिनेटली यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे बैठना चाहिए। तो बचा डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो डी के नेक्स्ट एडजेसेंट कौन रहेगा, ए रहेगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। 5 सेकंड का तो प्रॉब्लम है। और ध्यान में रखना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड व्हाट वी कंसीडर ऑल पर्सन्स हु आर सीटेड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर कुछ स्पेसिफाई किया होगा तो उसके हिसाब से हम उनका फेसिंग फिर चेंज करेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्या बोला गया। 6 persons M N O P Q R are sitting in a 2 row with 3 persons in each row. Both row are in front of each other. तो एक में के अपोजिट बैठे, तो ठीक है। तो फटाक से डायग्राम निकाल लेते। एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन 2 रो विथ 3 पर्सन इन ईच रो। तो यहाँ पे 3 पर्सन दिख रहे हैं आपको ईच रो में, ठीक है। आप रफ में निकाल सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से डिटेल में निकाल हुआ है। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक में के सामने आमने सामने बैठे हैं। जैसे हम होटल में जाते हैं 6 लोग आमने सामने बैठेंगे ना, ऐसे पीट करके थोड़ी बैठेंगे, है ना। तो आगे क्या बोला है, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो क्यू यानी मिडिल में बैठा है, कहाँ पे, तो भी तो सपोज यहाँ पे बैठा है क्यू, ठीक है। P is second to the left of R, तो सपोज अगर R यहाँ पे है, R अगर यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में कौन है, P है। तो P सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P, तो P के diagonally opposite में O है, तो यहाँ पे O आ गया, ठीक है। N is the neighbor of R, यानी N बीच में आ गया, तो बचा कौन, M बचा, तो M यहाँ पे आ गया, Q के बाजू में M आ गया, ठीक है। अब who is R adjacent to Q, Q के एडजेसेंट में कौन है, तो Q के एडजेसेंट में M एंड O है। 51 का आंसर क्या हो गया, ए। सिंपल ही तो है। तो फटाक से बॉक्स निकालोगे, प्लॉटिंग करोगे, हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 4 लेडीज ABCD and 4 मेन्स EFGH are sitting in a circle अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर यानी दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। और कुछ कंडीशन दी, तो पहले डायग्राम निकाल लेते, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लिया अपन ने। अभी बोला है 4 लेडीज ABCD एंड 4 मेन EFGH आर सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर, ठीक है। पहली कंडीशन है नो लेडीज और मेन आर सिटिंग साइड बाय साइड, यानी कोई भी 2 लेडीज आजू बाजू या कोई भी 2 मेन आजू बाजू नहीं बैठेंगे। 2 लेडीज के बीच में एक मेन रहेगा या 2 मेन के बीच में एक लेडीज रहेगा, ठीक है। आगे बोला है सी हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड E इज फेसिंग टुवर्ड्स D। तो C सपोज यहाँ पे, तो वो G एंड E के बीच में है, हु इज फेसिंग टुवर्ड्स D। तो D यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज C और D एक में की तरफ देख रहे, फेसिंग टुवर्ड्स D दिया हुआ है। देन F इज बिटवीन D एंड A फेसिंग टूवर्ड्स G। तो G यहाँ पे है, तो उसके ये E है, ठीक है। C G एंड E के बीच में, C जो है G एंड E के बीच में। F इज फेसिंग टूवर्ड्स G एंड इज सिटिंग बिटवीन D एंड A, तो यहाँ पे F आ जाएगा, तो D एंड A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी बराबर मेन एंड वुमन के बीच में, यानी 2 मेन के बीच में आइदर वुमन है या 2 वुमन के बीच में एक मेन आ रहा है बराबर। अभी लास्ट में बोला है H इज टू द लेफ्ट ऑफ B। अभी B यहाँ पे अगर लिखेंगे, एक तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता B बिकॉज ये B और D साथ में आ जाएंगे। B भी लेडीज है, D भी लेडीज है, तो B को यहीं पे बैठना पड़ेगा और H को फिर यहाँ पे आएगा। पर उस केस में H विल बी द राइट टू द B हो जाएगा, लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। तो इसमें करेक्शन चाहिए, ये रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे राइट होना चाहिए। H इज टू द राइट ऑफ B होना चाहिए वो, ठीक है। तो उस केस में हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो B के इमीडिएट नेबर क्या हो जाएंगे, G एंड H। B के इमीडिएट नेबर हो जाएंगे G एंड H, ठीक है। एक करेक्शन यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे B बैठ नहीं सकता बिकॉज B एंड D दोनों भी लेडीज है, दोनों आसपास आ जाएंगी, तो B को यहाँ पे ही बैठना पड़ेगा, तो H यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट होना चाहिए, लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए, तो आंसर है A। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
इन द मार्च पास्ट 7 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है ना, 7 लोग स्टैंड कर रहे हैं इन अ रो, तो अनलेस अदर इज स्पेसिफाइड व्हाट वी कंसिडर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, 7 लोग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना। तो Q इज टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है ना। तो सपोज Q यहाँ पे उसके Q इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू द R बट राइट टू द P, तो R के लेफ्ट में एंड P के राइट में आ गया वो, ठीक है। O इज स्टैंडिंग राइट टू N बट लेफ्ट टू P, तो O जो है P के लेफ्ट में आ रहा है एंड N के राइट में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली S इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ R एंड लेफ्ट टू द T के लेफ्ट में S आ रहा है एंड राइट के R के राइट में आ रहा है S। आगे पूछा गया फाइंड आउट हु इज द स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है, तो मिडिल में Q है, तो आंसर इज Q, ठीक है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट 54 टू 57, अभी इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हमको रिलेशंस बताना है, ठीक है। C इज D's ब्रदर, तो C जो है वो D का ब्रदर है, यानी C पॉजिटिव, हम जनरली मेल को प्लस साइन देते हैं, फीमेल को नेगेटिव। अब D के बारे में कंफर्म नहीं बोला बट C इज D's ब्रदर, तो C पक्का पॉजिटिव यानी मेल है। Q's ग्रैंड डॉटर, X इज Q's ग्रैंड डॉटर, तो X सपोज यहाँ पे लिख दो वो Q की ग्रैंड डॉटर है, तो Q की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। Y इज द ओनली नेफ्यू ऑफ C, Y इज द ओनली नेफ्यू ऑफ C, यानी ये इसका बेटा होगा, D का बेटा होगा। Y इज द ओनली नेफ्यू ऑफ C, यानी D का बेटा होगा। D इज P's ग्रैंड डॉटर, तो D जो है वो P की ग्रैंड डॉटर है, तो P और ऊपर ले लो, Q के ऊपर P ले लो, तो D बिकम ग्रैंड डॉटर ऑफ P, तो D यानी माइनस हम साइन दे रहे, एंड मदर ऑफ ओनली सन Y, जो ओनली सन Y उसकी मदर है, तो ठीक है। ऐसे अपने लेवल वाइज उसको अरेंज कर लिया। आगे हाउ Y इज रिलेटेड टू P, हाउ Y इज रिलेटेड टू P बोला है, Y इज रिलेटेड टू P, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा Y, तो ग्रेट ग्रैंड सन हो गया। देन हाउ Y इज रिलेटेड टू Q, Y इज रिलेटेड टू Q, तो हो जाएगा ग्रैंड सन, सिंपल है। हाउ Y इज रिलेटेड टू X, ये दोनों एक ही लेवल पे, तो एक में कजिन हो गए ये, तो ये कजिन हो जाएंगे, दैट इज 56 का C हो जाएगा। एंड हाउ C इज रिलेटेड टू Y, C इज रिलेटेड टू Y, तो ये जो है ये ब्रदर सिस्टर है, D इज सिस्टर, C इज ब्रदर, एंड Y जो लड़का है वो सॉरी C जो है वो Y के लड़के के मम्मी का भाई है, तो उसका कौन लगा, मामा, मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा भी है मैटरनल अंकल, तो यहाँ पे D आंसर हो जाएगा 57 का D, दैट इज मैटरनल अंकल, ठीक है, सिंपल है। कुछ नहीं पढ़ेंगे उसको लेवल के हिसाब से बराबर लिखेंगे एंड बस आंसर देंगे, दैट्स इट। कि ग्रैंड डॉटर बोला है, ग्रैंड सन बोला है, क्या बोला है, वो हिसाब से करेंगे, और कुछ नहीं इसमें दम। चलिए देखिए क्या दिया गया है, ऑल टेबल्स आर राइट्स, ठीक है ना, तो इसको हम वेन डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझता है सिलोजिज्म के, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय वेन डायग्राम वेरी इजीली, तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे फटाक से। ऑल टेबल्स आर राइट्स एंड सम राइट्स आर चेयर्स, सम राइट्स आर चेयर्स, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बुलाया गया, कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल राइट्स आर टेबल्स, ये तो होगा नहीं, एंड सम चेयर्स आर नॉट राइट्स, तो अपने रूल्स में पढ़ा है, वी हैव लर्न 16 रूल्स, उसमें देखा है कि जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये भी कंक्लूजन नहीं होगा, तो यहाँ पे डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपल, क्लियर है सभी को, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सम कैट्स आर किटन्स, ठीक है ना, तो सम कैट्स आर किटन्स, ठीक है। आगे क्या बोला है, ऑल रैट्स आर किटन्स, तो ऑल रैट्स आर किटन्स, ठीक है। एक तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो सेकंड केस क्या हो सकती, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, सम कैट्स आर किटन्स एंड ऑल रैट्स आर किटन्स, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या दिया है, सम कैट्स आर रैट्स, सम
कैट्स आर रैट्स, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बिकॉज टू बी अ कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू इन ऑल केसेस, ये अपने देखा है, टू बी अ कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू इन ऑल केसेस, तो ये यहाँ पे ही हो रहा है सम कैट्स आर रैट्स, लेकिन ये केस में नहीं हो रहा है, तो पहला कंक्लूजन सही नहीं है। सेकंड, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, वो भी ये केस में हो रहा है, लेकिन ये केस में ट्रू नहीं रह रहा, तो सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू नहीं है। तो अगेन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन 2 दोनों भी फॉलो नहीं होते। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन एलआर का। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, तो आगे कंक्लूजन क्या क्या दिया है, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, ये तो हो नहीं सकता। सम बॉयज आर इंजीनियर्स, ये हो सकता है, सम बॉयज आर इंजीनियर्स, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो पहले देखा है सोल्यूशन में, रूल्स भी देखे, बट उसे भी सिंपल वेन डायग्राम से होता, तो यहाँ पे हमने सीए फाउंडेशन का जो है, हमने स्टैटिस्टिक्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग का सारे क्वेश्चंस को, मैथ्स का आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पार्ट आपके लिए डाला हुआ है। आगे जो भी राउंड्स होंगे उसके भी सॉल्यूशंस हम डालते जाएंगे यूट्यूब पे, तो यू कैन फॉलो अवर चैनल, आप में से काफ़ी लोग चैनल फॉलो। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स रहेंगे आपको, स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यू कैन सेंड मी दैट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉपर स्नैप निकल के भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं अपना सोल्यूशन बना के भेज दूंगा, नहीं समझा तो आपको फ़ोन करके एज यूजुअल समझा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अपना जूम पे भी डाउट सेशन चलती रहता है, तो उसमें भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपको आगे के 2 राउंड में और अच्छे से परफॉर्म करना है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर।